तो हमने एक न्यूरल नेट बना लिया है और अब हम जान चुके हैं कि एक न्यूरल नेट का जो आर्किटेक्चर होता है वो किस तरीके का होता है। तो अब उसी न्यूरल नेट के मॉडल को हम एक काम करेंगे, वो है ऑप्टिमाइज करना। तो ऑप्टिमाइजिंग के लिए ही हम अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट डिसेंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम मिनी बैच से। ये आज के एजेंडा में यही रहेगा, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। और उसके बाद इसकी स्मूथिंग करेंगे, पता चलेगा स्मूथिंग क्या होती है और क्यों कर रहा है। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट डिसेंट। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट और मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये ऑप्टिमाइजिंग क्या रहती है? सबसे पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ, ऑप्टिमाइजिंग और रेगुलराइजेशन के बीच में डिफरेंस। कि मेरे को लगा ये ज़रूरी है थोड़ा बताना कि अब हम ऑप्टिमाइजिंग करेंगे, एक दो लेक्चर लग जाएंगे इसे करने में, और इसके बाद हम रेगुलराइजेशन करेंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या रहता है ऑप्टिमाइजिंग और रेगुलराइजेशन में? ये होता है ऑप्टिमाइजिंग की लेस टाइम ले, ठीक है, और लेस प्रोसेसिंग ले और रिजल्ट्स पे पहुंच जाए। लेस टाइम लेस प्रोसेसिंग लेने के बाद भी अपने रिजल्ट्स जो चाहिए हमें उस पर पहुंच जाए। रेगुलराइजेशन क्या होता है कि आपका ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग ना हो, आपका मॉडल ज़्यादा एरर शो ना करे। तो ये जो होता है हमारा रेगुलराइजेशन होता है, ये होता है फाइन ट्यूनिंग, कि मॉडल जो है वो गड़बड़ ना कर रहा हो, ज़्यादा ओवरफिट ना हो रहा हो, ज़्यादा अंडर फिट ना हो। तो हमारे रेगुलराइजेशन की ये जरूरत होती है। तो ये डिफरेंस है मेन रेगुलराइजेशन और ऑप्टिमाइजिंग में। बेसिक था लेकिन बताना जरूरी था। तो वापसी आते हैं अपने मेन जो भी हमारा एजेंडा था। सबसे पहले तो मिनी बैच। हम करते क्या है मिनी बैच में? तो नॉर्मल बैच ग्रेडियंट डिसेंट में हम क्या करते हैं, जो बैच वाला होता है उसमें होता है कि आपने जो वेट कैलकुलेट करना है वो लिया, और उसके बाद यहाँ पर डी के लगाना हटा देते हैं, के लेते हैं, और लास्ट जो पिछला वेट कैलकुलेट करा था उसमें अब जो भी आपका एरर कैलकुलेट हुआ है एक सर्टेन बैच में उसका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे आपका 100 का बैच है, ठीक है, तो आपने 100 के 100 पॉइंट कैलकुलेट करे, एरर कैलकुलेट करे, और जितने भी एरर आए हर एक पॉइंट के साथ आपके एरर आएंगे कुछ ना कुछ। तो जितने भी पॉइंट के साथ आपके एरर आए आपने सबका एवरेज ले लिया एक, और एवरेज लेके आपने एरर कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके ठीक है, ये तो हमारा बैच की बात है। लेकिन मान लीजिएगा 100 मिलियन डेटा पॉइंट्स हैं, तो ये सब काम करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि जब हम वेट कैलकुलेट करें इस पूरे प्रोसेस में, तो ये जो हमने मान लीजिए 100 के बैचेस बनाए थे। बैचेस और इपॉक्स के बारे में बात कर चुके हैं हम लास्ट लेक्चर में कि बैचेस और इपॉक्स क्या रहते हैं। एक ही बैच को हम डिवाइड कर देते हैं चार बैचेस, चार उसमें बैचेस में और मिनी बैचेस में, 25 25 25 25, ठीक है। ये चार हमारे मिनी बैच हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ सबका लेने के, सबका एवरेज लेने के सारे 100 पॉइंट का, हम एक बैच उठाएंगे रैंडमली और उसका एरर एवरेज कैलकुलेट करके एज अ एरर यूज करके हम अपना वेट अपडेट कर देंगे। इसका कुछ भी एवरेज आएगा और फिर उसे वेट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो भी यहाँ पे लर्निंग रेट से मल्टीप्लीकेशन होगा अपना होगा, ठीक है। तो ये हमारा मिनी बैच रहता है। अब इसने टाइम कैसे सेव करा? मान लीजिएगा 100 मिलियन डेटा पॉइंट्स को लग रहा था 1 सेकेंड। वहीं अगर आपने मान लीजिए 10 मिनी बैचेस बना दिए, यानी कि आपने 10 के फैक्टर से कम कर दिया डेटा, जो एरर कैलकुलेट करने के लिए आप डेटा यूज कर रहे थे आपने 10 के फैक्टर से कम कर दिया, तो वही 10 मिनी बैच बनाने पे जो डेटा पॉइंट है और 10 मिनी बैच के डेटा पॉइंट्स को 0.1 सेकेंड लगेगा कैलकुलेट होने में। तो यहाँ आपने मॉडल को थोड़ा फास्ट कर दिया। थोड़ा सा इनएफिशिएंट है, आप कहेंगे कि एरर वेरर ज़्यादा आएगा, फिर उसके बाद मॉडल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो मैं आपको एक बार दिखा दूं कि ये मूवमेंट कैसे होगा इसका। इसे कॉन्टोर प्लॉट कहते हैं। ये असल में एक 3D प्लॉट की तरह रहता है, लेकिन इसे 2D में ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। अब मैं कह रहा हूँ नॉर्मल, हमारा नॉर्मल जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट होता है उसमें ये है लीस्ट एरर का पॉइंट, ठीक है। मैं थोड़ा और अच्छे
तरीके से बता दूं, ये हमारा लीस्ट एरर का पॉइंट है। यहाँ पे जो नॉर्मल बैच है वो कुछ ऐसे मूव करेगा, ऐसे 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 ऐसे, और ऐसे मूव करके लीस्ट एरर की तरफ पहुंचेगा। वहीं जो हमारा ये मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट है वो कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेगा। यानी कि ये 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 ये, अब आप देख रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा होके किसी तरह लीस्ट एरर पे पहुंच रहा है हमारा, लेकिन कम टाइम में। ठीक है ना, बड़े टेढ़ा मेढ़ा एरर आ रहा है, थोड़े से एरर ज्यादा आ रहे हैं, इतना एफिशिएंट परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन पहुंच रहा है एक लीस्ट एरर पे। जरूर एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये जल्दी परफॉर्म करेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। ये आउटवे कर जाता है टाइम और उसके ट्रेड ऑफ को। आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास टाइम है भाई 10 मिनट, और आपने एक्यूरेसी अचीव कर, आपने जो नॉर्मल बैच था उससे एक्यूरेसी अचीव करी आपने 98%, मान लीजिए 98, रियलिस्टिक नंबर नहीं है लेकिन मान लीजिए। वही मैं कह रहा हूँ, आपने एक्यूरेसी 98 की अचीव करी लेकिन आपको 15 मिनट लग गए। ठीक है, वहीं आपने मिनी बैच यूज़ करा और आपने 96-95% अचीव कर लिया एक्यूरेसी, लेकिन आपको सिर्फ 5 मिनट लगे। तो सिर्फ 2% का डिक्रीमेंट आया, लेकिन टाइम आपका काफ़ी बच गया है ना। जब आपके रन रियल टाइम मॉडल्स वगैरह होंगे तो आपको टाइम काफ़ी मैटर करेगा, टाइम और रिसोर्सेज, क्योंकि पैसा भी लगेगा कैलकुलेट करने में ज़्यादा, कंप्यूट पावर ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे ट्रेड ऑफ जो है ये काफ़ी अच्छा है इसका, कि 2% ही कम हुआ लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा बच गया। तो यहाँ पे ये ट्रेड ऑफ जो है हमारा बचा है। तो ये हमारा मिनी बैच। अब हमने एक बात करी थी, अब शुरू में मैं टॉपिक्स दिखा रहा था, तो यहाँ पे एक था स्मूदिंग। अब ये स्मूदिंग क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे ऊपर नीचे होके जा रहा है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा ऐसे करके दिखा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि कुछ हमें चाहिए ऐसा स्मूथ सा एरर आए, हमें इतने टेढ़े मेढ़े एरर्स नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो इतना वेरिएंट हो अपने एरर मूवमेंट में। ठीक है ना, तो इस चीज़ को कैसे स्मूथ करा जाए, इस जो इसका स्टोकेस्टिक पैटर्न है, स्टोकेस्टिक डिफरेंट शब्द, कभी जरूरत पड़ेगी तो बात करेंगे। जापानीज साइंटिस्ट ने ये फील्ड बनाई थी, लेकिन ये जो टेढ़ा मेढ़ा प्रोसेस है इसको स्मूथ करा जाए। ये जो स्मूथिंग होती है, इसके लिए जो हम टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं अब वो है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, एक्सपोनेंशियल वेटेड स्मूथिंग। थोड़ी हैंडराइटिंग माइंड करिएगा यार, खराब है मेरी थोड़ी सी हैंडराइटिंग। एनीवेज, अब ये एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग क्या रहता है, हैंडराइटिंग से ज़्यादा मैथ का इंट्यूशन डेवलप हो जाए वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हैंडराइटिंग तो आपकी ठीक है तो आप खुद ही ठीक लिख लेंगे। इंट्यूशन डेवलप कराना मेरा काम है, कि आपको चीज़ें विजुलाइज हो जाएं, क्लियर हो जाए कि हाँ ओके ऐसे वर्क कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आपका एक आउटपुट आया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो भी इसका मूवमेंट हो रहा है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, मैं कहूँगा पीछे का भी मूवमेंट देखिए, लास्ट टाइम वो कहाँ था। ठीक है, और उसके बेसिस पे नेक्स्ट मूवमेंट करिए। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। सॉरी, यहाँ पे ये तो जो हमारा करंट आउटपुट आया है, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ थे, इस जगह करंट आउटपुट आया प्लस 1 - अल्फा इंटू वाई t-1। अब ये t-1 क्या है, t-1 है जो हमारा पिछला पॉइंट था। ठीक है, अब इसमें क्या करा, जो हमारा नया आउटपुट आया ये हमारा न्यू आउटपुट है। ठीक है, और ये जो हम नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंड करके पहुंचे, ठीक है, जो नॉर्मली पहुंचे हैं, ठीक है, उसमें आपने कहा कुछ फैक्टर ले लो जो लास्ट वाला हमारा मूवमेंट था उसका। तो ये करेगा क्या, ये असल में अगर आप मूव कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं। ठीक है, आप यहाँ से मूव करें, फिर यहाँ से मूव करें, यहाँ मूव करें, यहाँ मूव करें, ये करेगा क्या, जैसे आप यहाँ जाएंगे ये वाला पॉइंट आपको पुल डाउन तो करेगा, जो ये वाला पॉइंट है वाई टी जो आया है, ये आपको पुल डाउन कर रहा है।
लेकिन वहीं पे जो लास्ट वाला पॉइंट था हमारा, लास्ट यानी कि t-1, यानी कि जो पिछला पॉइंट कैलकुलेट करा है ये वाला, ये आपको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी पुल कर रहा है कुछ फैक्टर से, यानी कि अल्फा फैक्टर से, और ये 1 माइनस अल्फा फैक्टर से ऊपर पुल कर रहा है। तो इंस्टेड जो है पॉइंट बिल्कुल ही नीचे जाने के, कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगा और थोड़ा सा ही नीचे जाएगा। वो डिपेंड करता है आप अल्फा की वैल्यू कैसे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। जो हमारे न्यू पॉइंट है यहाँ या थोड़ा सा यहाँ, इंस्टेड ऑफ इतनी नीचे जाने के वो थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा, क्योंकि पीछे वाले का भी फैक्टर पड़ रहा है इसमें, वो उसे ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। तो ऐसे अगर हम धीरे धीरे करते चले जाए तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है, ये एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ की मेन इक्वेशन है, वाई टी, जो करंट y है, अल्फा वाई t-1 प्लस अल्फा, सॉरी यहाँ पर t-1 नहीं होगा, मैं फिर से वही गड़बड़ कर रहा हूँ, अल्फा 1 माइनस अल्फा इंटू वाई t-1, अल्फा भी आएगा, प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई t-2 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा का क्यूब वाई t-3। और यहाँ पे अल्फा क्यों आ रहा है और ये स्क्वायरिंग कैसे हो रही है, ये आप एक चीज कर सकते हैं, आप जो ऊपर वाला है, ये जो वाई टी वाली वैल्यू थी, ये आप खुद से करिए, खुद के लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ मैं। आप वाई t-1 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, वाई t-1 की वैल्यू निकालिए, यानी कि अल्फा वाई t-1 प्लस 1 माइनस अल्फा वाई t-2। ठीक है, और यहाँ पे रख के देखिए, और ऐसा करते चले जाइए और देखिए कैसी इक्वेशन बन के आती है। तो वो कुछ इस तरीके से बन के आएगी, ये जो हमारी इक्वेशन एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ की। और एक्सपोनेंशियल कैसे, क्योंकि ये पावर के साथ धीरे धीरे वेट कम होता जा रहा है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू ऑब्वियसली बात है 1 से कम रहेगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप उसका पावर बढ़ाते चले जाएंगे वो वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी, यानी कि इसका इफेक्ट और कम पड़ेगा। जो हमारा थर्ड वाला है इसका इफेक्ट कम पड़ेगा, इसका थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, इसका थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, और इसका और ज़्यादा पड़ेगा। और जैसे जैसे t-4 -5 पहुंचेंगे वैसे वैसे उनके इफेक्ट कम होते जाएंगे पिछले पॉइंट्स के। तो ये जो था ये हमारी स्मूथिंग थी मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट की। यहाँ पे हमारा मिनी बैच का जो है वो क्लियर हो गया है। मैं एक बार आपको इसका कोड और दिखा दूँ, वैसे रिकनेक्ट करता हूँ, काफ़ी देर से खुला हुआ था, तो अब से प्ले करते हैं। डेटा हमारा कुछ इस तरीके का है, ये स्पाइरल डेटा सेट मैंने जनरेट करा था खुद का कोड लिख के। ठीक है, और यहाँ पे हमारा चल गया। ठीक है, डन, डेटा सेट भी जनरेट हो गया। ठीक है, एक्स हमारा कुछ इस तरीके का है, वाई हमारा 0 1 और 2, तीन क्लासेस हैं, तीन स्पाइरल दिख रहे होंगे, एक येलो है, एक पर्पल है, एक पिंक है। येलो वाली ढंग से नहीं दिख रही तो मैं यहाँ दिखा दूँ, फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा है। तो ये येलो है। फिर उसके बाद अब हम आते हैं नीचे, मैंने एक मॉडल बनाया दो, 1 और 2। ठीक है, मॉडल 1 में तो मैंने क्या करा, सिंपली टेंसर फ्लो का जो कोड हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बेसिक टेंसर फ्लो, वही लिख के मैंने चला दी। और यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्यूरेसी आई, कुछ लॉस आया। ठीक है, 50% आई है क्योंकि ईपॉक्स कम है, यहाँ पे थोड़े बढ़ा देंगे तो एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। नॉनदलेस हमारे पास कुछ एक्यूरेसी है। फिर मैंने ऑप्टिमाइजर यूज किया, यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजर दिख रहा होगा, SGD, वो है स्टोकियास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, यानी कि मिनी बैच को जो कहते हैं। मैंने स्टोकियास्टिक जो बताया कि शब्द यूज करा जाता है इसके लिए, ये वही है ये मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, SGD। ठीक है, अब आपने स्टोकियास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज करा तो आपके पास एक डिफरेंट एक्यूरेसी है, यानी कि 0.42। यहाँ हमारे पास 0.51 आई थी। इसका रीजन ये, कम आने का रीजन ये है, असल में नॉर्मल जो टेंसर फ्लो होता है, यहाँ पे जो नॉर्मल टेंसर फ्लो है, अगर हम डिफाइन ना करें कोई भी ऑप्टिमाइजर, तो ये एज अ एडम, जो एडम ऑप्टिमाइजर होता है, ये नाम है एडम, एडेप्टिव मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट डिसेंट जो होता है, इसे यूज करता है। वो काफी अच्छा ऑप्टिमाइजर है, हम 2-3 ऑप्टिमाइजर कवर करेंगे फिर उनको मिक्स करके एडम बनाए, इसलिए एडम इतना अच्छा है। तो उसने उतने सेम इपॉक्स में, हमारे इपॉक में 51%, 0.51 एक्यूरेसी या 51% में 25 इपॉक्स में निकाल दिया है, तो बेटर परफॉर्म कर रहा है। और वो बाय डिफॉल्ट यूज करता है टेंसर फ्लो, क्योंकि हमने यहाँ डिफाइन नहीं करा है। अगर हम यहाँ पर डिफाइन कर दे रहे हैं, यानी कि SGD हमने डिफाइन करा,
तो वो यहाँ पे कुछ हमें 4.2 की दे रहा है। हमारा फोकस अभी एसजीडी पे ऑप्टिमाइजर कैसे यूज करते हैं, कैसे डाला लिखा जाता है टेंसरफ्लो में, वो दिखाने के लिए मैंने ये फॉर द सेक कोड लिखा है। बाकी जब हम एडम पे आएंगे तो इसकी भी बात कर लेंगे। फिलहाल ये हमारा कुछ इस तरीके का कोड है। लास्ट टाइम हम इससे बात कर चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे। तो बस इतनी सी लाइन मैंने और ऐड करी है, ऑप्टिमाइजर इक्वल टू एसजीडी, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, अब इसमें हम लर्निंग रेट वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो ये था हमारा मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अब आते हैं मोमेंटम बेस पे। हमने बात कर ली, अब पहुंचते हैं मोमेंटम। अब मोमेंटम बेस्ड क्या रहता है? मैं कह रहा हूं आप एक गाड़ी से आ रहे हैं, ठीक है, आप मूव कर रहे हैं, आपने इस पॉइंट पे आपने रिवर्स लगा दिया, रिवर्स गियर में डाल दिया कि पीछे चलो। लेकिन गाड़ी ऐसा तो नहीं है एकदम से रिवर्स हो जाती है, उसका कुछ मोमेंटम रहता है, तो गाड़ी थोड़ी आगे जाएगी, फिर उसके बाद वापसी आना शुरू करेगी। आप ब्रेक भी लगाते हैं तो गाड़ी को थोड़ा टाइम लगता है रुकने में, तो वो उसके मोमेंटम की वजह से होता है। कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसके अंदर मोमेंटम होता है, वो उसे उसका इनर्शिया उसे रोक के रख, जिस पोजीशन में जा रही है वहाँ रखता है उसे। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? आप जब एक नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंड करते हैं तो ऐसे करके एरर कम होता रहता है और आप यहाँ पे लीस्ट एरर पे पहुँच जाते हैं। अब वही अगर मैं मोमेंटम के साथ करूँ तो कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, अरे टाइप क्यों नहीं होगा, हाँ ऐसे मूव करा और उसके बाद वापसी आएगा, यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद वापसी आएगा। लेकिन जबरदस्ती हम आगे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मोमेंटम है, डायरेक्शन ये थी, थोड़ा मोमेंटम लगा, ब्रेक लगाया आपने, रिवर्स लगाया, फिर आप वापसी आ रहे हैं, तो थोड़ा आगे जाएगी, उसके बाद टर्न करेगी। ठीक है ना, आप टर्न कहीं और कराना चाहते थे लेकिन मोमेंटम की वजह से थोड़ा आगे जाके फिर टर्न करेगी। ठीक है ना, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, ये तो आगे निकल गई, ये तो डायरेक्ट पहुंचा रहा है, तो ये क्यों नहीं यूज करते? असल में अगर मोमेंटम आपका पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है तो ये सॉरी पीछे की तरफ अगर मोमेंटम एक्ट कर रहा है तो आगे की तरफ भी करेगा। यानी कि अगर आप 10 स्किप में हॉप में यहाँ पहुंच रहे हैं तो यहाँ आप 4 या 5 हॉप में पहुंच जाएंगे। ये मतलब है मोमेंटम का। यहाँ आगे मूव कर रहा है तो और ताकत लगाओ और मोमेंटम यूज करो पीछे आगे मूव करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके पीछे मैथमेटिक्स है। अब ये कैसे मैथमेटिकली इसे इम्प्लीमेंट करा जाए इस मोमेंटम को, देखिए हमने कैसे फिजिक्स और मैथ का यहाँ पे कोलिजन हुआ है और एक बहुत अच्छा सा एक आइडिया निकल के आया है। तो उसका जो यूज होता है वो इस तरीके से होता है। एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे वेलोसिटी, डब्ल्यू टी माइनस वन माइनस अल्फा लॉस और डब्ल्यू। ये तो सिंपल हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है। लेकिन एक चीज आती है, वो आती है हमारी वेलोसिटी। वो कुछ रहती है इस तरीके से। अब ये है क्या चीज? ये तो भाई आपका सिंपल, सबसे पहले तो ये नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंस्टेड उसके वेलोसिटी कैलकुलेट करें। वेलोसिटी यानी कि ये हमारा है पिछला मोमेंटम, यानी कि पिछली वेलोसिटी। ये जो v है ये वेलोसिटी डिपिक्ट कर रही है। ये पिछले वेट की, जो इससे पहले जो वेट कैलकुलेट करा था उसकी वेलोसिटी है, यानी कि जो wt है उसकी वेलोसिटी है। उसको हमने एक बीटा एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा, ये कांस्टेंट हमारा मोमेंटम है। वो हम डिसाइड करेंगे कि कितना मोमेंटम हमें रखना है। आप उसमें जब कोड में लिखेंगे तो आप मोमेंटम इक्वल टू 0.9 0.09 जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, आपको कितना वेट रखना है मोमेंटम में। ठीक है, तो मोमेंटम पिछले वाले की वेलोसिटी इनटू मोमेंटम प्लस जो हमारा एक्सेलरेशन है, यानी कि जो करंट पोजीशन पे हम पहुंच रहे हैं, यानी करंट एरर जो कैलकुलेट करा है हमने, ये वो है। ठीक है, ये हमारा करंट एक्सेलरेशन, ये हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, उसे 1 माइनस बीटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद उसका भी इफेक्ट ले लिया। तो हम जो फाइनल इक्वेशन आएगी हमारी वो डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस वन माइनस अल्फा इंटू वी डी डब्ल्यू टी। इंस्टेड ऑफ कि हम सिंपली डायरेक्टली एक्सेलरेशन ले ले कि हाँ भाई एरर ने कहा इतना ज़्यादा एरर है इतना मूव कर जाओ, इंस्टेड हमने उसके लिए उसके बजाय एक फैक्टर और लिया, और वो फैक्टर क्या था, पिछले की वेलोसिटी, यानी कि पिछला पॉइंट किस स्पीड से एरर की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है ना, ये वही चीज़ है, हमने पिछले का यूज़ करा।
आप कहेंगे मिनी बैच में स्मूथिंग में भी हमने ये करा था, पिछले को मल्टीप्लाई करके यूज़ करा था, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो उसमें हमने आउटपुट में ये चीज़ करी थी और इसमें हम वेट के साथ ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम जो है वो वेट्स में होगा, क्योंकि वेट्स हल्के हल्के डायनेमिक हैं, वो चेंज हो रहे हैं, आउटपुट्स आर फिक्स्ड, ठीक है ना। तो पिछले आउटपुट पे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेट्स जो है वो डायनेमिक है, तो वेट्स पे धीरे धीरे हम वेलोसिटी का यूज़ कर रहे हैं और वेट्स की स्पीड उसी हिसाब से चेंज कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए यहीं पे ये बॉल जो है आगे चली गई, आप यहाँ हॉप करके पहुंचे थे लीज चेहरे पे, लेकिन ये थोड़ी आगे चली गई, तो ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी तब, है ना। अपने आप ही आप जब कैलकुलेट करेंगे लॉस वगैरह एरर वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव आके प्लस कर देगा, पीछे की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये मैथ टेक केयर कर लेती है, वेलोसिटी मोमेंटम वगैरह स्ट्रेट आउट हमने फिजिक्स से कंसेप्ट उठाए हैं, कुछ नहीं है इसमें, बस पिछली वेलोसिटी ली है कि पिछला वाला कितनी स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है, इनटू बीटा, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करा कि भाई उसका वेटेज इतना है, हमें पिछले वाले को इतना दम देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने अपना एक्सेलरेशन जो करंट हमारा मूवमेंट है, करंट पोजीशन पे एक्सेलरेशन है वो लिया, और उस हिसाब से हमने अपना वेट कैलकुलेट कर लिया। मैं यहाँ चेंज कर दूँ, वापसी सही लिख दूँ ताकि आपको नोटिंग में कन्फ्यूजन हो। तो ये था हमारा पूरा इक्वेशन जो थी। ये सेम चीज़ जो है आप ये बी के लिए कैलकुलेट करें, यानी कि जो आपका इंटरसेप्ट होता है उसके लिए कैलकुलेट करें। वेट की हमने बात कर ली, इंटरसेप्ट के लिए आप खुद एक बार लिख के देखें, एक बार नोट कर लें और खुद से ट्राई करें। तो ये रहता है हमारा मोमेंटम बेस्ड और मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। थोड़ा मैथमेटिक्स रफ है, लेकिन अगर ये आपको क्लियर हो गया तो नेक्स्ट आगे जो मूवमेंट है, आगे आरएमएस ऑप्टिमाइज़र और जो एडम ऑप्टिमाइज़र है उसमें आपको काफ़ी ईजी होगा। तो थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा इंटुइटिव था, लेकिन मैं होप करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा, नहीं तो दोबारा वीडियो बना दूंगा अगर मेरे को लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो में तो। एनीवेज, थैंक यू।